बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एक और इंटरेस्टिंग और खौफनाक कहानी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अंधेरे में चलती हुई बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। ये रास्ते मेरे लिए अनजान थे, मगर ताहिरा की वजह से मुझे बहुत हौसला मिल रहा था। वो मेरा हाथ थामे मेरे साथ चल रही थी। अचानक उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो कहीं मौजूद ना थी। तभी किसी ने मुझे पुकारा। मैंने पुकारने वाले की तरफ देखा तो आगे का मंजर देखकर हैरत का शदीद झटका लगा। मैंने गांव जाने की जिद की तो अम्मा ने इजाज़त देते हुए कहा, नूरी के मज़ार पर मत जाना, वहाँ शरारती जिन्नात का साया है। मैंने उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मगर सच तो यह है कि मुझे जिन्नात को देखने का बहुत शौक़ था। मैं गांव आई तो सब ने मेरा खुशदिली से इस्तकबाल किया। मैं 3 साल बाद यहाँ आई थी। इन 3 सालों में गांव काफ़ी हद तक बदल चुका था। सबसे बड़ी तब्दीली तो ये आई थी कि मेरी तरह ताहिरा ने भी जवानी में कदम रख दिया था। वो मेरे बचपन की दोस्त थी और हर साल मेरा गांव आने का इंतज़ार करती थी। मैं छुट्टियां गुजारने के लिए जब भी मामू के घर आती, हम दोनों साथ खेलते और वो मुझे गाँव की सैर कराती। मगर इस बार मैं आई तो वो कुछ खोई हुई सी थी। उसके चेहरे से उदासी जाहिर हो रही थी। मैंने उससे उदास होने की वजह पूछी तो वो कहने लगी, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। देखो, अब हम बड़े हो चुके हैं और हर वक्त बच्चों की तरह चहकते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, सो अब मैं ज़्यादातर खामोश रहना ही पसंद करती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो मैं भी हंस पड़ी और यूं बात आई गई हो गई। जुमेरात की शाम गांव की औरतें नूरी के मज़ार पर जाती थी। ताहिरा ने मुझे भी साथ चलने का कहा, मगर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मुझे अपनी माँ की नसीहत अच्छी तरह याद थी। उनके जाने के बाद मैं कमरे में आकर लेट गई। मैं कुछ देर सोना चाहती थी, मगर जैसे ही मैंने आंखें बंद की, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसके हाथ में कुछ बर्तन थे। आप कौन? मैंने सवाल किया तो वो बोला, मैं सदीक चचा की दुकान पर काम करता हूँ। मेरा नाम शाजिम है। आपको पहली बार देखा है? उसने सवालिया अंदाज में पूछा तो मैं बोली, मैं नादिया, उनकी भांजी हूँ, शहर से आई हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुराया और चाय के बर्तन पकड़ाकर चला गया। उसकी मुस्कुराहट में जादू था। मैं काफ़ी देर तक खोई हुई खड़ी रही, फिर दरवाज़ा बंद करके बर्तन किचन में रखे और अपने कमरे में आकर आंखें बंद करके लेट गई। मेरी आंखों में उसका चेहरा समा गया था। उसकी शोख बोलती निगाहें मेरी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी थी। ताहिरा आई तो मैंने उसे शाजिम के बारे में बताया। उसने सरसरी अंदाज में मेरी बात सुनी और बोली, बाबा को ये लड़का कुछ ख़ास पसंद नहीं है, तुम इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचो। उस रात ताहिरा और मैं रात देर तक बचपन की शरारतें याद करते रहे। तुम आज हमारे साथ मज़ार पर क्यों नहीं गई थी? अचानक ताहिरा ने मुझसे पूछा तो मैं बोली, अम्मा ने मना किया था कि वहाँ शरारती जिन्नात का साया है। भाई, तुम लोगों की हिम्मत है कि हर जुमेरात को मज़ार पर चले जाते हो। ताहिरा ने कहा, हाँ, ये बात सच है कि मज़ार पर जिन्नात का साया है। अगर मज़ार पर चिराग रोशन करें तो वो नुकसान नहीं पहुँचाते। हम हर जुमेरात को मज़ार पर ज़रूर चिराग रोशन करते हैं। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी। मैंने कहा, किसी दिन चिराग के बगैर वहाँ जाकर देखना चाहिए कि आखिर होता क्या है। मेरी बात सुनकर ताहिरा हैरान होते हुए बोली, पागल लड़की, ऐसे कौन अपनी जान मुसीबत में डालता है? अभी हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ कहीं दूर से आ रही थी, जैसे कोई बहुत तकलीफ़ में तड़प रहा हो। ये कौन तड़प रहा है? हमें चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने कहा तो ताहिरा ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वक्त देखो, रात के 2 बजे हैं, पूरा गांव सो रहा है। इस वक्त घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, और अगर अम्मी अब्बू को मालूम हो गया तो शायद तुम्हें तो वो कुछ ना कहे, मगर मेरी जान निकाल देंगे। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई, मगर कराहने की आवाज़ मुसलसल सुनाई देती रही। हम दोनों सोने की कोशिश करने लगी, मगर इस आवाज़ ने हमारी नींद में खलल डाल रखा था। मैं बिस्तर से उठ बैठी और ताहिरा से कहा, चाहे कुछ भी हो, हमें उस बेबस इंसान की मदद करनी चाहिए। अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो।
ऐसा न हो कि वो बेचारा दर्द से कराहते हुए जान से गुजर जाए और हम दोनों गुनाहगार बन जाएं। जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर मैंने ताहिरा का हाथ थाम कर उसे उठाया और हम दोनों दबे कदमों घर से बाहर निकल गए। पूरी गली अंधेरे की लपेट में थी। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक न मिलता था। ऐसे में हम दोनों आवाज़ के ताक़ुब में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। ये रास्ता तो नूरी के मज़ार की तरफ जाता है, ताहिरा ने कहा तो मैं बोली, इस वक्त हमें मुसीबत ज़दा इंसान की मदद करनी है। मैं अंधेरे में चलती हुई बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी कि रास्ते मेरे लिए अनजान थे, मगर ताहिरा की वजह से मुझे बहुत हौसला मिल रहा था। वो मेरा हाथ थामे मेरे साथ चल रही थी। अचानक उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो कहीं मौजूद ना थी। तभी किसी ने मुझे पुकारा। मैंने पुकारने वाले की तरफ देखा तो आगे का मंजर देखकर हैरत का शदीद झटका लगा। सामने शाजिम खड़ा था और मज़ार पर बहुत से चिराग रोशन थे। आप यहाँ? उसने सवाल किया तो मैंने कहा, जी, दरअसल मैं किसी की मदद करने के लिए आई हूँ। मुझे कराहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब न जाने वो मुसीबत ज़दा इंसान कहाँ चला गया है, दिखाई नहीं दे रहा, मगर आवाज़ उसी समत से आ रही थी। मेरी बात सुनकर शाजिम मुस्कुराया और बोला, लगता है कि आप बहुत रहमदिल है, मगर रात के इस पहर आपका घर से निकलना खतरे से खाली नहीं है। आइंदा एहतियात कीजिएगा। बीमार शख्स को मैं उसके घर छोड़ आया हूँ, अब आप भी घर चली जाएं। मैं परेशान थी। मेरे साथ ताहिरा भी थी, वो अब मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मैंने शाजिम से अपनी परेशानी का जिक्र किया तो वो बोला, ये बात आप मुझे अब बता रही हैं, चलें उसको ढूंढते हैं। हम दोनों उसे आसपास सब जगहों पर ढूंढते रहे, मगर वो हमें कहीं दिखाई ना दी। खौफ और फिक्र के मारे मेरी जान निकल रही थी। मैंने पिछली जानिब इशारा करके कहा, हमें इस जगह जाकर ताहिरा को तलाश करना चाहिए। शाजिम कहने लगा, मगर वहाँ तो कब्रिस्तान है और रात के इस पहर कब्रिस्तान जाना हमारे लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। मैं बोली, मगर मैं ताहिरा के बगैर घर नहीं जा सकती। हम दोनों कब्रिस्तान में ताहिरा को पुकारने लगे। एक कतबे के पीछे से सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी तो हम दोनों दौड़कर उस जानिब गए। ये देखकर मेरा दिल थम गया कि वहाँ ताहिरा बेहोश पड़ी थी। ताहिरा, उठो, आंखें खोलो। मैं उसका गाल थपथपाते हुए बोली तो उसने बमुश्किल आंखें खोली। मैंने शाजिम की मदद से बड़ी मुश्किल से उसे उठाया और शाजिम हम दोनों को घर तक छोड़कर चला गया। मैं ताहिरा का हाथ थामे उसे कमरे में ले आई। किस्मत अच्छी थी कि हम बखैरियत घर पहुंच गए थे। ताहिरा को होश तो आ गया था, मगर वो कुछ बहकी हुई बातें कर रही थी। तुमने अगर उसको मुझसे छीना तो अच्छा नहीं होगा, देखना मार डालूंगी, मार डालूंगी। मुझे उसकी बेमानी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तुम कब्रिस्तान कैसे पहुंच गई थी? तुम तो मेरा हाथ पकड़कर अच्छा भला चल रही थी, फिर अचानक तुम्हें क्या सूझी कि तुम मेरा हाथ छोड़कर गायब ही हो गई? मैंने कहा तो वो बोली, मुझे किसी ने अपनी जानिब खींचा था और फिर मुझे कोई खबर ना हो सकी। मैं मुकम्मल तौर पर होश खो बैठी थी। जब तुमने मुझे हिलाया तो मुझे होश आया। ताहिरा ने कहा तो मुझे खौफ महसूस हुआ। सच ही कहा जाता है कि रात के वक्त शैतानी जिन्नात आज़ाद हो जाते हैं और किसी भी तरह इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने ताहिरा के ऊपर दम किया और कुछ देर तक उसके बाल सहलाए तो वो नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह हैरत अंगेज तौर पर ताहिरा को कोई भी बात याद नहीं थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मुझे शाम के वक्त घर से बाहर चहलकदमी के लिए ले गई थी। तभी हम मामू की दुकान पर गए तो वहाँ शाजिम खड़ा था। आपकी तबीयत अब कैसी है? उसने ताहिरा से पूछा तो न जाने क्यों उसका चेहरा खिल उठा और वो कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर वो दुकान के अंदर दाखिल हो गई और मैं खामोश खड़ी शाजिम को तकती रही। इसी पल उसने जेब में हाथ डाला और मुझे एक कागज़ पकड़ाकर बोला, इसे घर जाकर पढ़ लीजिएगा। मैंने कागज़ को किसी कीमती शय की तरह हाथ में पकड़ा और जब घर आकर खोला तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एक मोहब्बतनामा था। शाजिम ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर रखा था और वो जल्द अज जल्द मुझसे शादी करना चाहता था। अपने पसंदीदा शख्स की तरफ से इजहार मोहब्बत ने मेरा दिल खुश कर दिया था। मैं जो हर बात ताहिरा से शेयर करना फ़र्ज समझती थी, ये बात उससे छुपा गई
मैं अपनी मोहब्बत को रुस्वा होने से बचाना चाहती थी। मुझे उसे कुछ बताना मुनासिब ना लगा। अगले दिन शाजिम की वालदा ने आकर मामू और मुमानी से रिश्ते की बात की तो उन्होंने कहा, बच्ची हमारे घर मेहमान है, हम उसकी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला करने का इख्तियार नहीं रखते, मगर आपका पैगाम उसके वालिदैन तक पहुंचा देंगे। शाजिम हमारा देखा भाला बच्चा है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। मामू ने फ़ोन पर अम्मा को पूरी बात बताई तो अम्मा ने कहा, मुझे ये रिश्ता किसी तौर मंजूर नहीं है, क्योंकि नादिया की शादी मैं अपनी दोस्त के बेटे से तय कर चुकी हूँ। यह जवाब सुनकर मैं रोने लगी और मैंने दिल ही दिल में इरादा किया कि मैं नूरी के मज़ार पर जाकर दुआ करूँगी कि मेरी शादी शाजिम से हो जाए। हो सकता है कि वहाँ जाकर मेरी दुआ कबूल हो जाए। आखिर हर जुमेरात गांव के लोग भी तो वहाँ जाते ही हैं। जुमेरात की शाम में चिराग हाथ में उठाए मज़ार की तरफ जा रही थी। आज ताहिरा की तबीयत ठीक नहीं थी, तभी उसने जाने से मना कर दिया था। मैं मज़ार पर बैठी दुआ मांग रही थी कि मुझे अपने आसपास जिन्नात के शरारती बच्चे रक्स करते दिखाई दिए। उनमें से एक बच्चे ने आगे बढ़कर मेरा लाया हुआ चिराग फूंक मारकर बुझा दिया और बोला, देख तेरी किस्मत का चिराग बुझ गया। उसकी बात सुनकर मैं रोने लगी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली आमेज़ अंदाज में बोला, शरारती बच्चों की बातों पर ध्यान ना दे, जिंदगी में अच्छा और बुरा वक्त साथ साथ चलता है, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, खुदा से अच्छी उम्मीद रखें। वो जिनजात था, लंबा चौड़ा और खूबसूरत। उसकी बातें सुनकर मैंने अपने आंसू साफ किए और वहाँ से उठकर घर की तरफ चल दी। अगले 3 दिन बाद मेरी टिकट हो चुकी थी और मैं गाँव और यहाँ के लोगों को अलविदा कहकर शहर जाने के लिए ट्रेन में सवार हो गई। इस बार वापस जाते हुए मेरा दिल बहुत उदास था। मेरा दिल चाह रहा था कि उस दुश्मन जान को एक बार देख लूं, मगर शाजिम मुझे कहीं भी दिखाई ना दिया। मेरी मुंतज़िर निगाहें उसे तलाश करती रहीं, यहाँ तक कि ट्रेन चल पड़ी और मेरी उम्मीद दम तोड़ गई। घर पहुंची तो यहाँ अलग ही हंगामे उरूज पर थे। अम्मा मेरी शादी की तैयारी कर रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, मैंने तुम्हारी शादी फ़हद से तय कर दी है, बहुत प्यारा बच्चा है, कल ही उसे बुलवाकर तुमसे मिलवाती हूँ। मुझे उनकी बात सुनकर शदीद गुस्सा आया और मैं बोली, अब मिलवाने का क्या फ़ायदा, आप सब कुछ तय कर चुकी हैं, अब भला इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है। मुझे नाराज़ देखकर अम्मा ने मुझे गले लगाया और बोली, मेरी प्यारी बेटी, मैंने ये फ़ैसला बहुत सोच समझ कर किया है। फ़हद के पास मालो दौलत की रेल पेल है, बैरून मुल्क नौकरी करता है, तुम्हें भी अमेरिका ले जाएगा। मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मैं सब्र के घूंट भर कर रह गई। अम्मा अब्बा रिश्ते के लिए ज़बान दे चुके थे, अब सब्र करने के सिवा कोई चारा ना था। और फिर जल्द ही मैं दुल्हन बनकर उस घर से रुखसत हो गई जहाँ पैदा हुई थी। शादी की पहली रात ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि फ़हद को मेरी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी माँ ने कमरे में आकर कहा, फ़हद तुम्हारे और अपने वीज़े के सिलसिले में गया है, शायद देर से घर आएगा, तुम ऐसा करो कपड़े तब्दील करके सो जाओ। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कैसे जा सकता है, मगर मैं कोई सवाल न कर सकी और चुपचाप उठी, कपड़े तब्दील किए और सोने के लिए लेट गई, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन मैं फ़हद के साथ जाकर अम्मा अब्बा से मिल आई। फ़हद ने उन्हें बताया था कि जल्द ही हमारी फ़्लाइट है और मसरूफियत की वजह से दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। अम्मा अब्बा ने मुझे अपनी दुआओं के साए में रुखसत किया। यहाँ से मेरी बदकिस्मती का सफ़र शुरू हुआ। गाड़ी सड़क पर रवां दवां थी। फ़हद का रवैया मेरे साथ ऐसा ही था जैसे कोई अजनबी हो। मियाँ बीवी जैसा ताल्लुक तो एक तरफ, उन्होंने तो मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। गाड़ी एक बड़ी सी कोठी के सामने रुकी और फ़हद ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मेरा हाथ थाम लिया। मैं उनके साथ उस बड़े से दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो फ़हद ने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया और मुझे एक कमरे में ले गए। मैं ना समझी के आलम में ये बड़ी सी कोठी देख रही थी। पूरी कोठी में सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे रात का समा हो। कुछ कमरों पर मेरी नज़र पड़ी थी तो मैं वहाँ औरतों को सोता हुआ देख चुकी थी। फ़हद मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे, मैं ये बात सोचकर परेशान थी। तुम यहाँ रुको, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। फ़हद ये कहकर चले गए। तभी एक औरत कमरे में दाखिल हुई
और सर से पांव तक मेरा जायजा लेकर बोली, इस बार बड़ा खूबसूरत माल लाया है फहद। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और मैं बोली, शर्म करो, मैं एक शरीफ लड़की हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसी घटिया बात नहीं कर सकती, समझी? मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और बोली, यहाँ आकर सबकी शराफत उड़नछू हो जाती है, वक्त लगेगा और तू भी इसी माहौल का हिस्सा बन जाएगी। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, एक दूसरी औरत कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, पहेलियाँ मत बुझवा रानी, इस चिड़िया को साफ साफ बता दे कि अब इसके उड़ने के दिन ख़त्म हो गए और बस पिंजरे के अंदर ही फड़फड़ाएगी। अगर ज़्यादा फड़फड़ाई तो इसके पर काट दिए जाएंगे। इसके आशिक की असलियत भी इस पर खोल दे ताकि बेचारी ज़िंदगी की हकीकत को समझे और इस नई ज़िंदगी को कबूल करे। रानी मेरे करीब हुई और कहने लगी, तेरा नाम नेहात शौहर तुझे रानी के कोठे पर बेचकर चला गया है। मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली, लगता है तुझे फहद पर अंधा एतबार था, तभी तो तू परेशान खड़ी है। उसकी हकीकत तेरे हाथ में मौजूद है। उसी वक्त मैंने हाथ में पकड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें तलाकनामा मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। मेरे कदमों तले ज़मीन सरक गई। पूरे 50 लाख में तेरा सौदा करके गया है, अब यहाँ से निकलने का सोचना भी मत। ये कहकर रानी दरवाज़ा बंद करके चली गई और मैं अपनी किस्मत को रोने लगी। यहाँ से मेरी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हुआ। कोठे पर मुकम्मल तौर पर रानी और उसकी चहेती मुलाजमा रूबी की उजारादारी थी। उनका रवैया मेरे साथ दोस्ताना था, मगर मैं हर वक्त रोती रहती। रूबी मुझे समझाती कि यहाँ आने के बाद वापस जाना मुमकिन नहीं है और अगर तुम वापस चली भी गए तो तुम्हें दुनिया वाले कभी कबूल नहीं करेंगे। एक हफ्ते के बाद मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया, मगर मेरा दिल बुरी तरह जख्मी था और मैं खुद को दुनिया की बदकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी। दुल्हन बनाकर मुझे एक कमरे में ले जाया गया। आज की रात तेरे लिए आजमाइश है, अगर कामयाब हो गई तो दौलत में खेलेगी और अगर यहाँ आने वाला मेहमान बेदिल होकर वापस लौट गया तो समझ जाना कि सारी उम्र तेरी हैसियत एक मुलाजमा से भी बदतर होगी। रानी मुझे न जाने क्या समझा कर जा चुकी थी। मुख्तसर ये कि रात को आने वाले को खुश करना था, मगर उस रात जो मेहमान जिस्म का सौदागर बनकर मेरे पास आया उसको दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। जिस दिल को बहलाने के लिए आया था उसी ने दगा देकर मौत के मुंह में उतार दिया। मैं हैरान रह गई और हैरत ज़दा तो रानी और रूबी भी रह गई थी, मगर आखिरकार इस बात को इत्तेफाक समझकर भुला दिया गया। मगर यह कोई इत्तेफाक नहीं था। दूसरी बार भी ऐसा हुआ तो सब मुझसे खौफ खाने लगे। रानी कहती, तेरे साथ जिन्नाती ताकत है जो किसी भी मर्द को तेरे करीब नहीं जाने देती। पूरे 50 लाख में तेरा सौदा किया है, मेरा पैसा डूब गया। तेरी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो अब तक दुगना पैसा बनाकर मुझे दे चुकी होती, मगर तूने तो मेरा पैसा ही डुबो दिया। तुझे खरीद कर मैंने बड़ा खसारा उठाया है। उसे अपने पैसे की फिक्र थी। फिर उसने मेरे ज़िम्मे पूरी कोठी की सफाई सुथराई का काम लगा दिया। मैं सुबह से शाम और शाम से रात तक पूरी कोठी की सफाई करती, तब कहीं जाकर मुझे खाना नसीब होता। इसी तरह 5 साल गुजर गए। मैं भूल ही गई कि इस कोठी से बाहर भी दुनिया है। अक्सर माँ बाप की याद सताती तो जी भर कर रो लेती। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर मैं बीमार रहने लगी। मुझसे सफाई सुथराई का काम नहीं होता था। रानी मुझसे तंग आ गई। फिर एक दिन कोठे पर मेरी बोली लग रही थी। खरीदारों में मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। मैंने अपने जहन पर जोर डाला तो याद आया कि वो जिनजात था जिसे मैं बरसों पहले नूरी के मज़ार पर देख आई थी। जिनजात ने मुझे 30 लाख में ख़रीद लिया। मैं रोते हुए उसके साथ चल दी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि किस्मत के दरवाजे खुल गए। मैं कई साल बाद कोठी से बाहर की दुनिया देख रही थी। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस अज़ियत खाने से पनाह दिलाई। मैंने जिनजात का शुक्रिया अदा किया तो वो बोला, ये मेरा फ़र्ज़ था। एक बेकसूर लड़की की मदद करके हम भी खुश हैं। ये कहकर वो मुझे साथ लिए मेरे घर के रास्ते पर चल पड़ा और मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि आज मेरे माँ बाप सालों बाद मुझे दरवाजे पर देखकर बहुत खुश होंगे।
मैं सालों से उनसे मिलने की आस लिए जी रही थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक अनजान औरत ने दरवाज़ा खोला। किससे मिलना है? उसने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने अपने माँ बाप का नाम लिया। मुझे हमीद साहब और फरीदा खातून से मिलना है। दरअसल मैं उनकी बेटी हूँ और आज कई साल बाद घर आई हूँ। उस औरत ने कहा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतज़ार करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उन्होंने बहुत चाहा कि वो तुमसे मिले, मगर तुमने तो पराए मुल्क जाकर पीछे पलटकर बूढ़े माँ बाप की खबर ही न ली। तुम्हारे मामू ये घर हमें बेच गए थे। ये कहकर उस औरत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अपनी किस्मत पर रोने लगी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे और मुझे खबर ही ना हुई थी। परेशान मत हो, शायद किस्मत में ऐसा ही लिखा था। अपने माँ बाप के लिए दुआ करें कि उनकी अगली मंजिलें आसान हो जाएं। मुझे तसल्ली देकर जिनजाद ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने उसका हाथ थाम लिया। फिर हम ट्रेन में सवार हो गए। अम्मा अब्बा से मिलने की आस भी दम तोड़ चुकी थी। मैं मुंह पर दुपट्टा रखे बेआवाज़ रो रही थी। मुझे अब इस बात से कोई सरोकार ना था कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। सफ़र ख़त्म हुआ तो मैंने सर उठाकर गौर किया तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो मेरा गांव था। नूरी के मज़ार पर हम पहली बार मिले थे, याद होगा? जिनजाद ने मुझसे पूछा तो मैंने सर हिला दिया। मुझे याद है। जिनजाद मुझे ताहिरा के घर छोड़कर चला गया। आज कई साल बाद वो मुझे अपने घर देखकर हैरान रह गई थी। अच्छी किस्मत पाई है। पहले शाजिम को अपनी मोहब्बत ने पागल बनाया और फिर एक अमीरजादे की दुल्हन बनकर अमेरिका पहुंच गई। उसके लहजे में जलन और हसद वाज़ेह तौर पर मौजूद था। मैं उसे अपनी बदकिस्मती का अहवाल भला कैसे बताती कि मैं कई साल कोठे पर गुजार चुकी हूँ। मैं एक मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी रही। क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ? मैंने सवाल किया तो ताहिरा मुंह बनाकर बोली, रह लो, मैं क्या घर से निकाल रही हूँ तुम्हें? मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। शौहर नहीं आया तुम्हारा? ताहिरा ने पूछा तो मैं बोली, तलाक देती है। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा, जैसे उसे मेरी बात सुनकर खुशी महसूस हुई हो। ये मेरी भूल थी कि वो मेरी बचपन की दोस्त मेरी खैरख्वाह है। अब वाज़ेह तौर पर यह बात सामने आ गई थी कि वो दिल में हसद और बोझ रखती है। मामू और मुमानी का भी इंतकाल हो चुका था। मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं उससे शाज़िम के बारे में पूछूं, मगर हिम्मत ही ना हुई। जुमेरात को मैं नूरी के मज़ार पर चली आई। यहाँ लोगों का रश था। एक औरत से बुरके में मलबूस मेरी तरफ बढ़ी और मेरे हाथ चूमने लगी। तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा सोनिया, मेरी जान, मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक न एक दिन तू ज़रूर वापस आएगी। वो मेरा हाथ थामकर मुझे अपने घर ले आई। मैं हैरत से उस औरत को देख रही थी। उसकी जहनी हालत ख़राब लगती थी। उसका घर बड़ा सा था जहाँ वो अकेली रहती थी। तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे हर जगह तलाश किया। तेरी तस्वीर से हर रोज़ बातें करती थी। ये कहकर उसने अपने तकिए के नीचे से एक तस्वीर निकाली। तस्वीर में मौजूद लड़की काफ़ी हद तक मुझसे मुशाबहत रखती थी। मैंने उस औरत की बातों से यही नतीजा अखज़ किया कि उसकी बहन खो चुकी है और इत्तेफाकिया तौर पर मेरी हमशक्ल होने की वजह से ये औरत मुझे ही अपनी बहन समझ बैठी थी। मेरी ज़ात किसी के लिए खुशी का बायस बन गई थी, सो मैंने औरत की खुशफहमी दूर करना मुनासिब ना समझा। मैं तुम्हारा नाम भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी? मैंने पूछा तो वो सर पर हाथ मारकर हंसने लगी और बोली, तेरी भूलने की आदत ख़त्म नहीं हुई ना? मेरा नाम फौजिया है। वो मुझे बिठाकर मेरे बाल बनाने लगी। काफ़ी दिन से अपना ख्याल ना रखने की वजह से मेरे बाल बहुत उलझे हुए थे। तू अब तक अपने बाल नहीं बनाती। अम्मा को तेरी ये आदत कितनी बुरी लगती थी। आज अगर वो जिंदा होती तो तुझे ज़रूर डांटती। फौजिया मेरे बाल बनाते हुए मुसलसल बोल रही थी। तुम अकेली रहती हो? मैंने सवाल पूछा तो वो कहने लगी, अकेली कहाँ, शाजी है ना, वही मेरे साथ रहता है, मगर जब से उसका उस्ताद मरा है बेचारे का गांव में दिल ही नहीं लगता। शहर में नौकरी करता है, हर इतवार को आता है और पीर को चला जाता है। मैं अकेली यहाँ पर पड़ी रहती हूँ। अच्छा हुआ कि अब तू आ गई है, हम दोनों बहनें मिलकर रहेंगी। वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। शाजी को मेरा आना बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने कुछ सोचकर पूछा तो वो बोली, लो बताओ, उसे तेरा घर वापस आना भला क्यों बुरा लगेगा?
वो हर बार आकर कहता है कि सोनिया को बहुत ढूंढा मगर वो मिली नहीं। अब जब वो तुझे घर में देखेगा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहेगा। वो बच्चों की तरह खुश होकर मुझे बता रही थी। मैं मौके से फ़ायदा नहीं उठाना चाहती थी, मगर हकीकत बताकर फौजिया को दुख भी नहीं देना चाहती थी। सो मैं सोनिया बनकर दिन गुजारने लगी। फौजिया मेरा बड़ी बहन की तरह ख्याल रखती, मेरी पसंद के खाने बनाती। ऐसा लगता था जैसे मेरी सूरत उसे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। उस रात मैं बाहर चहलकदमी कर रही थी। कमरे में फौजिया सो रही थी। मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचकर परेशान थी कि फौजिया के कमरे से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं भागते हुए कमरे में गई। मैं तुझे लेकर जाऊंगा, वो मर्दाना आवाज़ में अजीब अंदाज में कह रही थी। मैं खौफ के मारे बाहर भागी। सामने वाले घर की बालाई मंजिल पर मौजूद खिड़की से एक औरत झांक रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, मेहमान आई हो? मैंने कहा हाँ। वो कहने लगी, परेशान मत हो, फौजिया पर हर महीने चांद की 14 तारीख को इसी तरह जिन्नात की हाजिरी होती है। उसकी बहन सोनिया इसी वजह से उसको छोड़कर चली गई थी। बेचारी उसे बहुत याद करती है। मैंने पूछा, सोनिया उसे छोड़कर कहाँ गई है? औरत कहने लगी, शायद किसी रिश्तेदार के घर गई है मगर कभी वापस नहीं आई। तुम परेशान मत हो, आराम से सो जाओ, फौजिया सुबह तक खुद ही ठीक हो जाएगी। अगर घबराहट हो तो मेरी तरफ आ जाना। मैंने पड़ोसन का शुक्रिया अदा किया और दूसरे कमरे में सोने के लिए लेट गई। पूरी रात मुझ पर खौफ तारी रहा। सारी रात फौजिया के कमरे के दरवाजे खिड़कियां खुलने और बंद करने की आवाज़ें सुनाई देती रही थी। मैं सोने की कोशिश करने लगी मगर नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। मैं परेशानी के आलम में इधर उधर टहल रही थी। आंखों में ही रात कट गई। मुझे कमरे से बाहर निकलते हुए डर लग रहा था। फौजिया के कमरे का दरवाज़ा खुला था और वो बाहर निकलकर मेरे कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी। सोनिया, ए सोनिया, तेरी तबीयत तो ठीक है? तू सुबह जल्दी उठ जाती है और आज दिन चढ़ गया, धूप निकल गई, मगर तेरा बाहर आने का कोई इरादा ही नहीं। फौजिया बिल्कुल आम लहजे में बोल रही थी, जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। मेरी तबीयत ठीक है, बस आज नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैंने फौजिया से कहा तो वो बोली, रात तूने खाना तो खा लिया था ना? मुझे तो पूरी रात इतनी गहरी नींद आई है कि कुछ होश ही ना रहा। वो फिक्रमंद थी। मैं मुस्कुराई और बोली, मैंने खाना खा लिया था, मेरी इतनी फिक्र मत किया करो, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। वो कहने लगी, तू चाहे कितनी ही बड़ी हो जाए मगर मेरे लिए वही छोटी सी सोनिया रहेगी जिसे मैं तैयार करके स्कूल भेजती थी। हाय, वक्त भी कितनी जालिम शय है, सब कुछ बदल कर रख देता है। अगर अम्मा जिंदा होती तो कितना खुश होती। बेचारी तेरी राह तकते हुए जान से गुजर गई। मैंने कहा हाँ, काश ऐसा होता। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि कोई शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखकर मेरे दिल की धड़कन थम गई थी और फौजिया दौड़कर आने वाले के पास गई और कहने लगी, शाजिम देख कौन आया है, सोनिया मिल गई है, वो घर वापस आ गई है, खुद ही आ गई। कितना ढूंढते हो तुम उसको? शाजिम बिना पलके झपकाए मुझे देख रहा था। अब हम दोनों बहनें मिलकर तुम्हारी शादी कर देंगी। देख सोनिया, इस मजनू ने अपना क्या हाल बना रखा है। 6 साल पहले इसे कोई लड़की पसंद आई थी मगर उसकी किसी दूसरी जगह शादी हो गई। उसकी जुदाई का रोग दिल से लगा कर बैठा है। कितना समझाया कि शादी करके अपना घर बसाए मगर मेरी बात इसे समझ ही नहीं आती। फौजिया न जाने और भी क्या कुछ कह रही थी मगर मैं खाना बनाने का बहाना बनाकर वहाँ से हट गई। मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी कि मुझे आहट महसूस हुई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि शाजिम मेरी तरफ देख रहे थे। कोई काम था? मैंने कहा तो वो कहने लगे, एक सवाल पूछना था। मैं मुस्कुराकर बोली, 2 भी पूछ सकते हैं। वो कहने लगे, तुमने मेरे मोहब्बत नामे का जवाब क्यों नहीं दिया था? मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। तुमने मुझे मोहब्बत करने की ऐसी सज़ा दी। मुझे इंतज़ार की सूली पर लटकाकर खुद न जाने कहाँ चली गई तुम। मैंने एक मुजरिम की तरह सर झुका लिया। वो मज़ीद बोला, जब मैंने तुम्हें देखा था तो मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत का एक जहान देखा था। क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी बातिल थी कि तुम मेरे लिए ठहर ही ना सकी? मेरा इंतज़ार करना तुम्हें गवारा ही ना हुआ?
मैं इस इल्ज़ाम पर तड़प उठी और बोली, ये सच है कि मैंने आपसे मोहब्बत की थी, मगर एक बेटी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि अपने माँ बाप का कहना मानती और एक फर्माबरदार बेटी होने का सबूत देती। मैं मजबूर थी और ये मजबूरी ही मेरी सज़ा बन गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, तुमने सोनिया बनकर फौजिया का ख्याल रखा, तुम्हारा शुक्रिया। सच तो यह है कि मेरी बहन सोनिया एक हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से जा चुकी है। हमारी सबसे छोटी बहन सोनिया हमारी बहुत लाडली थी। सच तो यह है कि फौजिया ने उसे माँ बनकर पाला था, क्योंकि उसकी पैदाइश पर अम्मी जान शदीद बीमार हो गई थी। फौजिया की तबीयत ठीक नहीं रहती। आज भी सोनिया की मौत की हकीकत फौजिया से छुपी हुई है, क्योंकि उस पर जिन्नात का साया है, जिसकी वजह से उसकी सेहत ठीक नहीं रहती और डॉक्टर ने उसे कोई भी सदमा देने से मना किया है। क्या तुम हमेशा उसके पास सोनिया बनकर ज़िंदगी गुजारोगी? तुम्हारे शौहर को कोई एतराज़ तो ना होगा? तुम्हारे मामू की दुकान पर काम करने की वजह से अक्सर ताहिरा से मुलाकात होती रहती थी। उसी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। ताहिरा ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया था और वो मुझसे शादी करना चाहती थी, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की को दिल ना दे सका। मैंने तन्हा रहना मंजूर किया। मुझे तन्हाई कबूल है। ताहिरा की नफ़रत की वजह आज मेरी समझ में आ चुकी थी। शाज़िम और भी कुछ कह रहा था। तुम यहाँ कैसे पहुँची हो? मैंने कहा, नूरी के मज़ार पर फौजिया ने मुझे देखा और सोनिया समझकर घर ले आई। उसकी मोहब्बत देखकर मैं उसे छोड़ कर ना जा सकी। अब तो वो मुझे अपनी बड़ी बहन ही रखती है। शाज़िम बोला, तुम्हारा शौहर तो तुमसे नाराज़ हो गया होगा। तुम्हारे बगैर उसका घर बिल्कुल वीरान होगा, जैसे मेरा दिल वीरान है। उसका तो घर में दिल ही ना लगता होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बोली, ऐसा कुछ नहीं है। शादी के अगले दिन ही मुझे तलाक का तोहफा मिल गया था। मेरे शौहर ने मुझे बेच दिया था। उसने मेरा पूरे 50 लाख का सौदा किया था। उस 50 लाख का अजाला करने के लिए मैंने कई साल तक कोठे पर लोगों की खिदमत की। मैं 5 साल से कोठे पर जिंदगी गुजार रही थी। मेरी बात सुनकर शाज़िम के चेहरे के तासुरात बदल गए और वो बोला, मुझे अपने आप से नफ़रत महसूस हो रही है कि मैं आज तक एक कोठे वाली की मोहब्बत को सीने से लगाकर जीता रहा। वो शदीद पछतावे का शिकार था। मैंने सर झुका लिया और बोली, मेरा दामन आज भी साफ है। मैंने वहाँ वक्त ज़रूर गुजारा, मगर वो रंग मुझसे दूर ही रहा जो मुझे गुनाहगार कर देता। मैंने ऐसी राह पर कदम नहीं रखा। शाज़िम, मुझे गुनहगार मत समझो। मैं तड़प कर बोली तो वो इनकार में सर हिलाते हुए कहने लगा, तुम्हारी बात पर यकीन करना मुश्किल है। यकीन करना भी चाहूँ तो मेरा दिल इस बात पर कभी आमादा ना होगा। मैं शहर वापस जा रहा हूँ, अब लौट कर नहीं आऊँगा। तुम सोनिया बनकर फौजिया के साथ रह सकती हो। इस घर में तुम्हें कोई परेशानी ना होगी। हर माह एक मापूल रकम भेजता हूँ। तुम्हारा और फौजिया का गुजारा बड़े अच्छे अंदाज में हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ रहने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये कहकर वो चला गया और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आसमान से ज़मीन पर ना पटका हो। मैं रोने लगी थी। तभी फौजिया आ गई और कहने लगी, शाज़िम तुझे तंग करके भाग गया ना? इतना बड़ा हो गया है, मगर बचपन से उसकी ये आदत ख़त्म नहीं हुई। अम्मा कितना परेशान थी इसकी इन्हीं आदतों की वजह से। इसे पूरे दिन के लिए मदरसा लगवा दिया था। सोचा था बड़ा होगा तो खुद ही अकल समझ आ जाएगी, मगर कोई फ़र्क ना पड़ा। तू दिल छोटा ना कर। अब अगर तुझे तंग करेगा तो मैं भी उसकी खूब पिटाई करूँगी। फौजिया मुझे किसी छोटे बच्चे की तरह गले लगाकर चुप करवा रही थी। उसकी आगोश में मुझे सुकून मिल रहा था। ज़हनी तौर पर वो बेशक ठीक नहीं थी, मगर उसका दिल शीशे की तरह शफाफ था। वो मुझे बहलाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगी। कभी कभार मैं सोनिया का रूप धारे तंग आ जाती थी। दिल चाहता था कि कोई मुझे मेरे असल नाम से पुकारे और मुझसे बातें करे। जिस साथ से मुझे इल्म हुआ था कि फौजिया पर जिन्नात का साया है, तब से मुझे रात को बहुत ज़्यादा खौफ भी महसूस होता था। फौजिया अक्सर मुझे अपने कमरे में सुला लेती, मगर जैसे ही वो गहरी नींद में जाती, मैं उठकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। मुझे फौजिया के कमरे में नींद नहीं आती थी। उस दिन मौसम बहुत खुशगवार था, मगर मेरा दिल घबरा रहा था। मैं फौजिया को बताकर नूरी के मज़ार पर चली आई। वहाँ मुझे जिनजात दिखाई दिया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था।
मैं उठकर उसके करीब आकर खड़ी हो गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, खुले हुए बाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। जिनजात के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैंने निगाहें झुका ली और शर्मिंदा सी होकर बोली, बाल गीले थे तो बांधना ही भूल गई। जिनजात की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई और वो कहने लगा, कोई बात नहीं, वैसे ऐसी जगहों पर बाल नहीं खोलने चाहिए, कोई जिनजात आशिक भी हो सकता है। उसकी मानी खेज बात पर मैं खामोश रही। शर्म के मारे मेरी आंखें झुकी हुई थी और पलकें लरस रही थी। वो कहने लगा, ये काम हो चुका है। मैंने अचानक उनकी तरफ देखा और बोली, कौन सा काम? वो कहने लगे, एक जिनजात अपना दिल इन बालों पर खो चुका है। क्या वो दिल तुम्हें कबूल है? मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था। एक खूबसूरत जिनजात मुझसे उम्र भर साथ निभाने का वादा ले रहा था, मेरे साथ अहदो पैमान बांध रहा था। मैं मोहब्बत के इस दरिया में बहती चली गई। इकरार की हर डोर जिनजात को थमा दी। मैं खुश हूँ कि मेरी हकीकत जानने के बावजूद आप मुझे अपनाने के लिए तैयार हैं। वो कहने लगे, हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारा दिल शबनम के कतरों की तरह शफाफ है। तुम मेरी जिंदगी का नूर हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा आऊँ, मगर इंसानों की दुनिया के पारसा लोग तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे। मैंने सर हिलाया और कहा, आप ठीक कहते हैं, और झूठ बोलकर मैं किसी की ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर गांव के सरसब्ज रास्ते पर चहलकदमी करने लगे। एक हफ्ते बाद जिनजात ने मेरे लिए एक छोटा और खूबसूरत सा घर बनवाया तो मैं वहाँ रहने लगी। शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। जिनजात ने मुझे ज़र्क पर लिबास ला कर दिया और मेरा कमरा गुलाब के फूलों से भर दिया। मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर कर रही थी। कल हमारा निकाह था। मैं आज फौजिया से मिलने के लिए उसके घर चली गई। वो दौड़ कर मेरे करीब आई और मुझे देखकर रोने लगी और मेरे गले लग गई। तू फिर मुझे छोड़कर कहीं चली गई थी क्या? वो रोते हुए मुझसे सवाल करने लगी। तभी दूसरे कमरे से शाजिम निकला और हमारी तरफ चला आया। उसकी शेव बड़ी हुई थी और चेहरे पर सन्नाटे फैले थे, जैसे उसके अंदर कोई जंग जारी हो। तुम कहाँ चली गई थी? वो मुझसे पूछने लगा। मैंने निगाह में लाए बगैर जवाब दिया, मैं आपकी किसी बात का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। शाजिम नरमी से बोला, मुझसे नाराज़ हो? मैंने कहा, नाराज़ होने के लिए कोई ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। जब कोई रिश्ता ही न रहे तो नाराज़गी का भी सवाल पैदा नहीं होता। इस दौरान फौजिया उठकर किचन में चली गई। शाजिम कहने लगा, मैंने एक फ़ैसला किया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि तुम हमेशा सोनिया बनकर फौजिया के साथ रह सको। मैं जानता हूँ कि एक ऐसी औरत को कबूल करना मेरे लिए मुश्किल होगा जिसने कोठे पर अपनी ज़िंदगी के 5 साल गुजारे हैं, मगर मैं अपने दिल को समझा दूँगा। आखिर लोग समझौते भी तो करते ही हैं। मैं भी कर लूँगा और तुमसे शादी के बाद भूल जाऊँगा कि तुम कोठे पर काफ़ी वक्त गुजार चुकी हो। मैं दुख भरी हंसी हंस पड़ी और बोली, वाह शाजिम साहब, सारे फैसले अकेले ही कर डाले। ज़रा मुझसे भी तो पूछा होता कि मैं आपसे शादी करना चाहती भी हूँ या नहीं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मुझे आपके साथ की और आपसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम फैसले कर चुकी हूँ। वो फिक्रमंदी से बोला, और फौजिया, वो कैसे रहेगी तुम्हारे बगैर? इस पल को यह सोचकर मेरा दिल बंद हुआ था, मगर मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और बोली, वो आपकी बहन है, उसका ख्याल रखना मुझ पर नहीं बल्कि आप पर फ़र्ज़ है। उसे कैसे संभालना है ये आपको मालूम होना चाहिए। वैसे भी उनका इलाज करवाना ज़रूरी है ताकि वो हकीकत को कबूल करना सीख सके। यह कहकर मैं रुकी नहीं और अपने पीछे पछतावे की आग में जलते शाजिम को छोड़कर वहाँ से चली गई। फौजिया को छोड़कर जाने का दुख अपनी जगह मौजूद था। मेरा दिल चाह रहा था कि सारी उम्र सोनिया बनकर फौजिया के साथ रह लूं, मगर ऐसा नामुमकिन था। और फिर अगले दिन मेरा निकाह जिनजात से हो गया। दुल्हन बनी तो जिनजात ने मेरा रूप देखकर मेरी खूब तारीफ की। जिन्नात ने हम पर फूल नछावर किए और मुझे फूलों की सेज पर बिठाया गया। जिंदगी का नया सफ़र शुरू हुआ तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने एक नेक दिल जिनजाते को मेरी ज़िंदगी का हमसफ़र बना दिया था।
कुछ दिन बाद मेरे दिल में फौजिया से मिलने का ख्याल बेदार हुआ। चाहे कुछ भी था, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और इस बात से मैं अच्छी तरह वाकिफ थी कि मेरे बगैर वो बहुत उदास होगी। शादी के 2 माह बाद एक रोज़ मैंने जिनजात से इजाज़त ली और उसके घर चल पड़ी। फौजिया और शाजिन के घर के बाहर कनात लगी थी। वहाँ लोगों का हुजूम देखकर मेरा दिल दहल गया। जहन में अजीब से वसवसे सर उठाने लगे। दिल ही दिल में खैर की दुआ मांगती हुई मैं आगे बढ़ी तो घर के अंदर औरतों का रश था। मैंने एक औरत से सवाल किया कि यहाँ क्या हुआ है। वो कहने लगी, फौजिया बेचारी का इंतकाल हो गया है। मेरे लिए ये खबर एक बड़े सदमे का बाइस थी। मेरी आंखों से आंसू निकला और दुपट्टे में जज्ब हो गया। फौजिया का आखिरी दीदार करके मैं चुपचाप वहाँ से वापस अपने घर चली आई। 2 दिन उदास रही तो जिनजात मुझे बहलाने के लिए मुल्क भर की सैर कराने के लिए ट्रेन में सवार हो गए। जब से मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली थी, वो मेरा पहले से ज़्यादा ख्याल रखते थे। माँ के मिजाज का असर बच्चे पर ज़रूर पड़ता है। अगर ऐसी उदास सूरत बनाकर रखोगी तो सोचो कैसा रोने धोने वाला बच्चा आएगा। उन्होंने कहा तो मैं मुस्कुरा दी। हम दोनों बातें करने में मसरूफ़ हो गए और हमें आसपास की दुनिया की कोई फिक्र ना रही। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि एक फ़कीर अपनी बैसाखी टेकता हुआ हमारे करीब आया और दुआएं देने लगा। खुदा खुश रखे, तुम दोनों की ज़िंदगी में फूल खिलें, कुछ दे दो मुझे। मैंने चेहरा मोड़कर उसकी जानिब देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन सरक गई, क्योंकि वो फ़कीर कोई और नहीं बल्कि मेरा साबका शौहर फ़हद था, जो एक फ़कीर के रूप में खड़ा भीख मांग रहा था। जिनजात ने मेरा हैरान चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए मुझे देखा और बोले, अच्छे और बुरे आमाल का नतीजा इसी दुनिया में मिल जाता है। फ़हद भी मुझे पहचान चुका था। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो। ट्रक के नीचे आकर मेरी टांग टूटी तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अब तक अपने लिए सिवाय खसारे के और कुछ नहीं समेटा। मैंने मुंह फेर लिया और अपने शौहर से कहा, इसे कहें कि मेरी नज़रों से दूर चला जाए। फ़हद कुछ देर खड़ा रहा और फिर अपनी लाठी टेकता हुआ आगे बढ़ गया। मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके हैं। जो खुशियाँ मुझे अपने लोगों से ना मिल सकी, वो खुशियाँ मुझे जिन्नात के दरमियान रहकर मिल रही हैं। बज़ाहिर लोग मुझे देखते हैं तो यही समझते हैं कि वीरान इलाके में तन्हा औरत रह रही है, क्योंकि जिन्नात मेरे अलावा किसी को नज़र नहीं आते। कोई ये नहीं जानता कि यहाँ जिन्नात का कबीला आबाद है और मैं उनके ख़ानदान की एक फ़र्द हूँ। कई बार कुछ मुसाफिर गुजरते हुए जब मुझे तन्हा ज़िंदगी गुजारता हुआ देखते हैं तो अपनी गंदी फितरत से मजबूर होकर मुझसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं और नतीजे में कब्रिस्तान के पास मुर्दा हालत पे पाए जाते हैं, क्योंकि मेरा शौहर मेरी हिफाजत करना अच्छी तरह जानता है। इसीलिए जब भी कोई मेरी तरफ बढ़ता है तो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब कोई मुसाफिर इस इलाके का रुख नहीं करता। कब्रिस्तान के पास मुसलसल 3 दिन 3 लोग मुर्दा हालत में पाए गए तो लोगों ने इस जगह को जाए ममनुआ करार दे दिया। यूँ मेरी हमेशा के लिए शरपसंद इंसानों से जान छूट गई। पिछले साल मुल्क में तरक्याती काम हुआ तो मेरे घर के साथ कुछ घर तामीर हो गए, जहाँ इंसान आकर आबाद हो गए। कई लोगों ने मेरे साथ दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश की, मगर मैं अब इंसानों से कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहती। फ़हद ने मेरे साथ जो किया था, इसके बाद मेरा दिल इंसानों से ताल्लुक़ रखने पर आमादा नहीं। रही सही कसर शाज़िन की बेवफाई ने पूरी कर दी थी। फौजिया की याद अक्सर सताती है तो मैं कब्रिस्तान चली आती हूँ और फौजिया के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हूँ। हर जुमेरात को मैं और मेरे बच्चे चराग़ रोशन किए नूरी के मज़ार पर जाते हैं, जहाँ मुझे मेरी ज़िंदगी का हमसफ़र मिला था। मैं वहाँ आए कुछ गरीब लोगों की मदद करती हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। शाम ढलती है तो मैं अक्सर जिनजात के साथ गांव की सैर करने के लिए चल पड़ती हूँ। मेरी ज़िंदगी अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ बड़ी पुरसुकून गुजर रही है। मैं हर दम खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।